Assalamu alaikum students, welcome to our fast logic lounge. Hope all of you are doing well. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आज बेसिकली हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के पास्ट पेपर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड मेरे चैनल पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी। जिस तरह से मैं पास्ट पेपर्स अपलोड करती जाऊंगी अपने चैनल पर, मेरी प्लेलिस्ट उस हिसाब से अपडेट होती जाएगी। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास पास्ट पेपर है, पंजाब यूनिवर्सिटी का है। मैथ जो डिपार्टमेंट है, बीएस मैथ या एडी मैथ, उनका ये पास पेपर था। थर्ड सेमेस्टर में उनका ये पेपर आया था। 2025 का पेपर है। और आपने ये नहीं समझना कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है तो बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए किसी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तमाम डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स के लिए जो कि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उनके लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो आप हर तरह के पास पेपर्स को करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। आज हम जो पास्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक पास्ट पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दो सेक्शन होते हैं, तो अगर एक वीडियो बनाई जाए तो वो आपके पास बहुत लेंथी हो जाएगी। तो हम एक पास्ट पेपर की दो पार्ट्स बनाएंगे। एक में हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड द सेकेंड पार्ट में हम उसके लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम अपना जो क्वेश्चन पास्ट पेपर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इफ एफ इंटू टी एक्स टी वाई। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें एक्स और वाई को टी से रिप्लेस किया हुआ है, और वो कह रहे हैं ये इक्वल होगा टी क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। वो कह रहे हैं अगर ये आपस में दोनों इक्वल हैं तो आपने ये चीज़ प्रूव करानी है, एक्स स्क्र इंटू पार्शियल स्क्र एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू पार्शियल स्क्र एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्र प्लस 2xy इंटू पार्शियल स्क्र एफ ओवर पार्शियल स्क्र इंटू पार्शियल वाई इंटू इक्वल टू 6 एफ ऑफ एक्स वाई। अब मुझे उम्मीद है, मैं अजम्पशन लेके चल रही हूँ कि आपने तमाम तरह के जो टॉपिक्स हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के, उनको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो आप ये क्वेश्चंस ऐसा प्रैक्टिस सिर्फ देख रहे हो ताकि आपको समझ आ जाए बहुत अच्छी तरीके से कि एग्जाम के अंदर किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो आपका बेसिकली क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आयलर थ्योरम से रिलेटेड है। आपने यहाँ आयलर थ्योरम अप्लाई करना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये आयलर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है? तो उसके लिए एक ट्रिक है। यहाँ पे देखिए, फंक्शन के अंदर फंक्शन हमारे पास था एफ ऑफ एक्स वाई, जैसे कि यहाँ आप हमें प्रूव भी कराना है। फंक्शन में अंदर एक्स और वाई को आपने टी एक्स और टी वाई से रिप्लेस करिए, यानी एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई लिखते हैं। जब भी आप एक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को दूसरे किसी कांस्टेंट के साथ रिप्लेस करते हैं, यानी एक्स की जगह यहाँ टी एक्स और वाई की जगह टी वाई आ गया, तो आप वहाँ पे बेसिकली ये चेक कर रहे होते कि आपके पास जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। और होमोजीनियस एक फंक्शन की होमोजेनिटी हम तभी चेक करते हैं जब हमने उस पर आयलर थ्योरम अप्लाई करना हो। तो होमोजेनियस फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि एक वेरिएबल को आप किसी कांस्टेंट के साथ रिप्लेस करते हो, उसके बाद आप देखते हो कि अगर वो जो कांस्टेंट है उसके अंदर से कॉमन ले लिया जाए तो दोबारा वही फंक्शन वापस आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल उसकी डिपेंडेंस दो वेरिएबल्स एक्स और वाई पर आ रही है। फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई रिप्लेस करते हो, ये बनेगा टी एक्स का स्क्वायर और ये बनेगा टी वाई का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या बनेगा, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। टी स्क्वायर दोनों टर्म्स में कॉमन ले लूँ, अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वही वाला फंक्शन है जो मैंने लिया था। तो वो वाला फंक्शन जब रिटर्न हो जाए और साथ में टी की कोई कॉमन पावर आ जाए तो हम उसको कहते हैं वो फंक्शन जो है हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है। और जो बाय डिग्री आती है, टी की पावर में जो डिग्री आती है हम उसको एन कहते हैं। वो जो डिग्री होती है वो बताती है कि होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री है। तो यहाँ पे हमें उन्होंने खुद से दे दिया कि टी का क्या है, क्यूब है, यानी कि डिग्री हमारे पास क्या है, 3 है। तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है और उसकी डिग्री क्या है, 3 है। अब जब भी हम होमोजीनियस फंक्शन को चेक करते हैं कि फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं, तो हम उसे आयलर थ्योरम अप्लाई करते हैं। आयलर थ्योरम क्या होता है, एक्स इंटू पार्शियल एफ पार्शियल एक्स प्लस वाई इंटू पार्शियल एफ पार्शियल वाई इज इक्वल टू एन एफ। पार्शियल एफ पार्शियल एक्स का मतलब है जो फंक्शन आपको गिवन है उसका एक्स की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव और देन वाई की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव। वो दोनों जब आप लेंगे उनको एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करा के ऐड कराएंगे तो आपके पास क्या आएगा, वो फंक्शन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो रिटर्न होगा और साथ में आपके पास एन यानी कि जो डिग्री है, जैसे कि हमारी यहाँ डिग्री 3 है, वो आपके पास आएगी। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपने देखें पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इस तरह यहाँ पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ पे आयलर थ्योरम के अंदर सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव है, लेकिन जो हमने प्रूव कराना है वहाँ पे डबल डेरिवेटिव आ रहा है। यानी कि हम आयलर थ्योरम को यूज करते हुए पहले एक फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, देन अगेन सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो हमारे पास जो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव से हमारे पास आंसर आएगा वो ये वाला आना चाहिए। तो हम यहाँ आयलर थ्योरम को अप्लाई करें, एन की वैल्यू हमारे पास 3 आई थी तो मैंने यहाँ 3 पुट कर ली। पार्शियल एफ पार्शियल एक्स को हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं और पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई को हम एफ वाई भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया।
अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगी, पहले x की रिस्पेक्ट से, देन y की रिस्पेक्ट से, क्योंकि फंक्शन की डिपेंडेंस x और y 2 वेरिएबल्स पर है। जब x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूँगी तो देखें ये 2 फंक्शन है, दोनों में x इन्वॉल्व है, तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक और x आ जाएगा, प्लस अब ये सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1, प्लस यहाँ y तो कांस्टेंट x की रिस्पेक्ट से y एज इट इज रहेगा, fy का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या आएगा, fy के साथ x आ जाएगा, इक्वल में यहाँ पे 3, f का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से fx आ जाएगा। इसी तरह मैं इसी इक्वेशन का y की रिस्पेक्ट से भी पार्शियल डेरिवेटिव लूंगी, तो x एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, y की रिस्पेक्ट से fx का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से क्या आएगा, fxy। यहाँ पे y और fy दोनों में y इन्वॉल्व है, तो प्रोडक्ट रूल, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट y है, y का y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1। यहाँ पे 3 कांस्टेंट है एज इट इज, f का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से fy आ जाएगा। अब जो दोनों हमने डेरिवेटिव निकाले हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, यानी कि जो भी डेरिवेटिव आया है fx को हम x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, और जो fy वाला है यानी y की रिस्पेक्ट से हमने डेरिवेटिव लिया उसको y के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक काम और ये कर लेंगे कि यहाँ पे देखिए इक्वेशन के अंदर fyx आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है fxy और fy को हम अज्यूम करेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मैं यहाँ पर भी fxy पुट कर लूँगी ताकि ये दोनों सेम हो जाएं, या फिर आप यहाँ yx है यहाँ पर भी yx पुट कर लो ताकि दोनों सेम हो जाएं। उसके बाद इस इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको y के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर इनको ऐड कर देंगे। तो जो बात मैंने आपको बोली कि हम अज्यूम करें, तो मैंने यहाँ अज्यूम किया, दोनों इक्वल आ गई, इक्वेशन 2 और 3 का नाम दिया। अब इनको x और y के साथ मल्टीप्लाई करा के हम इनको क्या करने लगे, ऐड करने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड होंगी, राइट हैंड साइड आपस में ऐड होंगी। तो यहाँ पे x इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स एक्स, यहाँ पे x इंटू एफ एक्स, यहाँ पे एक्स वाई इंटू एफ एक्स वाई, प्लस इस जो सेकेंड इक्वेशन है इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को इसमें ऐड कराएंगे, लेकिन y से मल्टीप्लाई कराने के बाद। तो यहाँ बनेगा एक्स वाई और साथ एफ एक्स वाई, प्लस यहाँ पे वाई स्क्र एफ वाई वाई ये आ गए, प्लस यहाँ पे वाई साथ आ जाएगा तो वाई एफ वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड पे इसको x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको y के साथ, तो यहाँ बनेगा 3x इंटू एफ एक्स प्लस यहाँ पे 3y इंटू एफ वाई। ये हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन के अंदर हमें लेफ्ट हैंड साइड बनानी है हम वो उसको बनाएंगे। ये टर्म एज इट इज, ये दोनों देखें सेम है, सेम हो तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स वाई एफ एक्स वाई, प्लस ये वाली टर्म लिख दी वाई स्क्र एफ वाई वाई। ये अब आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन गई है जो आपने प्रूव करानी है। दो टर्म्स रह गई एफ एक्स और वाई एफ वाई, इनको हमने एंड पे लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में इनको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे ये दो टर्म्स थी, दोनों में 3 कॉमन आ रहा था, हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया ये दोनों टर्म्स हम राइट साइड पे ले जाएंगे, और एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई की जगह हमने 3f पुट कर दिया। कहाँ से पुट किया, क्वेश्चन नंबर 1 में आप अगर देखें तो हम इसको लिख चुके हैं कि वहाँ पे ये 3f की इक्वल है, तो यहाँ 3f पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म्स में से भी माइनस कॉमन लेंगे, दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ये दोबारा वही बन गया एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई, तो इसकी जगह भी 3f पुट कर देंगे, तो यहाँ पर भी मैंने 3f पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से हम लेंगे 3 भी कॉमन आ सकता है और f भी कॉमन आ सकता है। जब 3 कॉमन लूंगी यहाँ पे रह जाएगा 3 माइनस यहाँ पे रह जाएगा 1, 3 में से 1 माइनस करूंगी 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 6, और साथ में f के साथ एक्स वाई आप लिखते हैं कि फंक्शन की डिपेंडेंस 2 वेरिएबल्स पर थी। यही हमने प्रूव कराना था। आपके क्वेश्चन में इसको एफ एक्स एक्स को हम डबल डेरिवेटिव का एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एफ एक्स वाई को आप लिख सकते हैं पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई, और एफ वाई वाई को लिख सकते हैं पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में आपको कह रहा है आपने एक रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। डायमेंशंस को मुराद है रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ फाइंड करके देनी है आपने, और वो रेक्टेंगल क्या है उसका लार्जेस्ट पेरीमीटर आपने फाइंड करना है। पेरीमीटर लार्जेस्ट होना चाहिए, यानी कि हमने मैक्सिमम फाइंड करना है। जब भी आपको किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना हो तो आप दो तरीके यूज करते हो, या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या यूज करते हैं। यहाँ पे लार्जेस्ट से पता चल गया कि हमने मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है। वो कह रहे हैं वो रेक्टेंगल क्या है, एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, यानी सर्कल के अंदर है, और उसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और उसकी जो साइड्स हैं यानी रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ वो क्या है, पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स और वाई के पैरेलल है। वो कह रहे हैं आपने बताना है डायमेंशन, एक तो आपने बतानी है, दूसरा आपने बताना है लार्जेस्ट पैरामीटर। पैरामीटर आपने निकाल के देना है लार्जेस्ट यानी मैक्सिमम। उसके बाद आपने उस रेक्टेंगल का एरिया भी बताना है। तो आपने 3 चीजें बतानी है, डायमेंशन, पैरामीटर और एरिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ डायग्राम बनाई है, सर्कल है, उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल है इंस्क्राइब्ड हुई है जिसका सेंटर ओरिजिन है, और वो क्या है उसकी जो हमारे पास
साइड्स हैं वो पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस की, यानी ये वाली जो साइड है ये एक्स एक्सिस की पैरेलल है और जो ये वाली साइड्स है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब आपने बताना है पैरामीटर, एरिया और डायमेंशंस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लेते हैं कि हम इसकी लेंथ को एक्स लेट कर लेते हैं और विड्थ को वाई। हमने ये कॉर्नर लेट की है कि ये जो हमारे पास कॉर्नर होगा इसको आप कंसीडर कर लेंगे एक्स होगा, और जो ये वाला कॉर्नर होगा जिसको हम ये विड्थ कह रहे हैं ये वाला, ये वाई इसको कंसीडर कर लेंगे कि हम एक्स और वाई दो कॉर्नर ले रहे हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है ये वाली चीज़, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये वाला थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम ले रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम ले रहे हैं, अब लेंथ क्या है, यहाँ से ये हाफ पार्ट दे रहा है एक्स, तो ये जो पीछे वाली होगी हमने यहाँ से यहाँ तक लेंथ निकालनी है ना, ये लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक तो आ गई एक्स, तो ये वाली भी तो एक्स ही होगी, तो एक्स प्लस एक्स क्या बनेगा 2x, लेंथ आ जाएगी 2x। इसी तरह विड्थ है यहाँ से यहाँ तक y है अगर, तो इधर नीचे तक भी तो y ही होगी, तो y प्लस वाई 2y हो जाएगा, तो विड्थ हमारे पास आ जाएगी 2y। अब हमें सर्कल के अंदर रेक्टेंगल दी हुई है, इसका मतलब सर्कल एक कंडीशन है। जब आपको कंडीशन दी हुई हो और आपने फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना हो तो आप लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड यूज करते हो। तो लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड के लिए एक आपको फंक्शन चाहिए और एक आपको कंडीशन चाहिए। हमने किस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, क्वेश्चन में गिवन है लार्जेस्ट पैरामीटर, यानी पैरामीटर वाले फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ से हम पैरामीटर वाला फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले पैरामीटर हमारे पास रेक्टेंगल को होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 हमने लिखा, लेंथ हमारी 2x थी और विड्थ हमारी 2y थी, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास पैरामीटर एक फंक्शन आ गया, इसको हमने मैक्सिमाइज करना है। तो हमने यहाँ पे इस फंक्शन को पैरामीटर को एफ ऑफ एक्स वाई का नाम दे दिया क्योंकि फंक्शन की डिपेंडेंस दो वेरिएबल्स पर थी। और कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या है, सर्कल की इक्वेशन है, कंस्ट्रेंट को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंस्ट्रेंट हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आएगी जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। कंस्ट्रेंट भी आ गई, फंक्शन भी आ गया। अब हम लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड को यूज कर लेते हैं। लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड के अंदर क्या होता है, जो फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज करना हो हम पहले वो लिखते हैं प्लस लेमडा, लेमडा हम कहते हैं लेग्रांज कांस्टेंट को, साथ में जी ऑफ एक्स वाई का मतलब जो कंस्टेंट होता है उसको वो लिखते हैं। तो हमारे पास लेग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन बन जाता है जिसकी डिपेंडेंस, जितनी फंक्शन की डिपेंडेंस दो वेरिएबल्स पर है तो उसकी डिपेंडेंस उन दो वेरिएबल्स पर होगी और साथ लेग्रांज कांस्टेंट पे इसकी डिपेंडेंस होगी। तो फंक्शन की डिपेंडेंस जितने वेरिएबल्स पर हो लेग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन की, उतने हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 4 इंटू एक्स प्लस वाई पुट करी प्लस लेमडा, और कंस्ट्रेंट की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि कंस्ट्रेंट में कभी भी हम राइट हैंड साइड पे कोई कांस्टेंट नहीं रखते, राइट हैंड साइड पे हमेशा 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, 1 को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1। अब फंक्शन की डिपेंडेंस एक्स वाई और लेमडा पर आ रही है तो तीनों की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। सबसे पहले एक्स की रिस्पेक्ट से लेंगे, तो 4 कांस्टेंट है एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से 1 और वाई क्या है, वाई एक्स की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो 1 प्लस 0 क्या आएगा 1, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से क्या आएगा 2x और साथ में लेमडा, वाई स्क्वायर और 1 क्या है एक्स की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है तो उनका डेरिवेटिव 0। इस तरह y की रिस्पेक्ट से लेंगे तो y का डेरिवेटिव 1 आएगा, x का 0 आएगा और 4 कांस्टेंट है एज इट इज, यहाँ पे 2y और साथ में लेमडा। और जब लेमडा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो इस फंक्शन में लेमडा इन्वॉल्व ही नहीं है, यहाँ पे लेमडा की रिस्पेक्ट से लेमडा का डेरिवेटिव 1, ये साथ वाला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। जितने भी हम पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हैं हम उनको 0 के इक्वल रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास x और y और z, अगर आपके पास z भी होता तो हम उनसे x, y और z की कोई ना कोई एक वैल्यू निकालते हैं। कोई एक वैल्यू निकल आए तो हम उसको लेमडा के अंदर, इस लेमडा वाले पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे x के और y के दो वेरिएबल्स हैं, तो आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हुए या y की वैल्यू निकालोगे या x की, जो भी वैल्यू निकलेगी आप यहाँ पे पुट करोगे। x की निकली है तो x की जगह पुट करोगे, y की निकलती है तो y की जगह पुट करोगे, तो यहाँ पर आपके पास एक और वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम 1 एंड 2, 1 की इक्वेशन इक्वल में राइट हैंड साइड में दूसरी इक्वेशन लिख दी, क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड 0 थी इसका मतलब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो 4 इस साइड भी जाएगा माइनस को हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, 2 लैम्डा एक्स इक्वल आ जाएगा 2 लैम्डा वाई के, 2 लैम्डा और 2 लैम्डा कैंसिल, तो एक्स और वाई आपस में इक्वल आ जाएंगे। मैंने कहा था कि कोई ना कोई एक वैल्यू निकलेगी उसको हम लैम्डा वाले पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे। तो एक्स और वाई दोनों इक्वल है, तो हम इक्वेशन 3 के अंदर क्या पुट करेंगे, इक्वेशन 3 ये वाली है, यहाँ पे y की जगह भी x पुट कर लेते क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे बनेगा 2x स्क्वायर, 1 राइट साइड की जगह पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1/2 के और x की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ठीक है, जब भी आप स्क्वायर रूट अप्लाई करते हो तो साथ में प्लस और माइनस दो वैल्यूज आती हैं। ठीक है, लेकिन हमने जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा कि हम x और y जो ले रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं तो हम नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। इस तरह x और y दोनों आपस में इक्वल हैं तो y की वैल्यू भी यही आ जाएगी। अब x और y निकल है तो हम अपनी रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकाल लेते हैं। डायमेंशंस हमारे पास लेंथ और विड्थ थी, लेंथ थी 2x और विड्थ थी 2y। x की वैल्यू यहाँ पे और y की वैल्यू पुट करेंगे
स्क्वायर रूट 2 ऊपर इसकी पावर 1 है, नीचे 1/2 है, तो मेरे पास आंसर आएगा स्क्वायर रूट 2। जब आपके पास लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल आ जाए तो वो असल में क्या होता है, स्क्वायर होता है। और जो आपने डायग्राम मैंने बनाई है उसमें भी आपने देखा होगा कि वो आपको रेक्टेंगल कहीं से नहीं लग रही, वो आपको स्क्वायर ही लग रहा है। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ और विड्थ इक्वल आ गई, तो उसका मतलब है वो असल में स्क्वायर है। अब डायमेंशंस निकाल ली, अब हम पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास था 4 × x + y, हमारे पास ये फंक्शन बना था। x और y की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 1 + 1 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2 2 से कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट 2 रह जाएगा 7 4। तो ये आपके पास पैरामीटर भी आ गया। नेक्स्ट आपने एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ 2x थी, विड्थ 2y थी, x और y की वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 बनेगा, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 2, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड, तो 1 + 1 2 2 स्क्वायर रूट साथ कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पर एरिया भी निकल आया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। 3 के अंदर आपको कह रहे हैं आपने नियरेस्ट एंड फारथेस्ट पॉइंट फाइंड करना है, यानी एक पॉइंट जो करीब हो और एक पॉइंट जो दूर हो। किससे? ये सरफेस की इक्वेशन दी हुई है इससे, और आपका पॉइंट है 1 2 3। इस सरफेस पर इस पॉइंट से आपने एक पॉइंट फाइंड करना है जो दूर हो और एक हो जो नज़दीक हो। तो यहाँ पे आपको सरफेस की इक्वेशन दी हुई है, वो आपको एक कंस्ट्रेंट गिवन है, और आपने नियरेस्ट और फारथेस्ट का मतलब है मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। तो आपको जब एक कंस्ट्रेंट यानी कंडीशन दी हुई हो और आपने फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करता हो, तो आप लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड को यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको सरफेस की इक्वेशन दी हुई थी, वो लिख ली। अब यहाँ पे आपने क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे फंक्शन नहीं गिवन, तो हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए अपना फंक्शन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि डिस्टेंस हम फाइंड करने वाले हैं 1 2 3 से, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर प्लस z - z1 का होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर रूट। x1 y1 और z1 की जगह जो हमें पॉइंट गिवन है 1 2 3 वो हम पुट कर देंगे। उसके बाद हमें फंक्शन बनाना है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ पे डी स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब डी हम इसको नाम नहीं देंगे, हम इसको फंक्शन का नाम दे देंगे, क्योंकि फंक्शन की डिपेंडेंस एक्स वाई जी 3 वेरिएबल्स पर आ रही है, तो फंक्शन को एक्स वाई जी का नाम दिया और यहाँ पे ये फंक्शन हमारे पास आ गया। फंक्शन भी आ गया, ये आपके पास कंस्ट्रेंट भी गिवन है, तो अब हम लेग्रांज मल्टीप्लाई मेथड को यूज करने वाले हैं। लेग्रांज मल्टीप्लाई मेथड में क्या होता है, फंक्शन साथ में लेग्रांज कांस्टेंट और उसके बाद कंस्ट्रेंट, तो हमारे पास लेग्रांज फंक्शन बन जाता है जिसकी डिपेंडेंस जितनी फंक्शन की डिपेंडेंस होती है वेरिएबल्स पर उतनों पर होती है, और साथ में लेग्रांज कांस्टेंट आ जाता है। तो फंक्शन का जो हमारे पास ये थी फंक्शन हमने यहाँ लिख ली, साथ में लेमडा और उसके बाद कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मेरे पास गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 1, लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया है कि राइट हैंड साइड को हमेशा आपने 0 रखना होता है, तो 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर -1। अब लेग्रांज फंक्शन की जितने वेरिएबल्स पर डिपेंडेंस होगी उन सब के रिस्पेक्ट से हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, यानी एक्स वाई जी और लैम्डा की रिस्पेक्ट से। सबसे पहले एक्स की रिस्पेक्ट से लूंगी, तो देखें एक्स सिर्फ इस फंक्शन में इन्वॉल्व है, यहाँ पे पावर है तो पावर लग जाएगा, पावर स्टार्ट में, पावर में से कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव वहां आ जाना है। ये दोनों में एक्स इन्वॉल्व नहीं है, कांस्टेंट है तो इनका डेरिवेटिव 0। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से 2x और साथ में लैम्डा, ये दोनों तीनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, एक्स की रिस्पेक्ट से तीनों कांस्टेंट है तो इनका डेरिवेटिव 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमारे पास आएगा 2 × x - 1 इक्वल आ जाएगा -2 लैम्डा x। उसके बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमने लैम्डा निकालना है, तो x - 1 ओवर x इक्वल टू माइनस लैम्डा। यहाँ से माइनस लैम्डा को मैंने एलिमिनेट कर लिया। अब एफ वाई और एफ जी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूंगी, वहाँ से भी लैम्डा को एलिमिनेट करूंगी। एफ वाई की रिस्पेक्ट से जब वाई की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूंगी, तो ये यहाँ पे वाई इन्वॉल्व है, यहाँ पे पावर लगेगा, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक कम, पावर के बाहर डेरिवेटिव 1, और यहाँ पे 2y और साथ में लैम्डा आ जाएगा। इसी तरह जब z की रिस्पेक्ट से लूंगी तो 2 स्टार्ट पे z - 3 और यहाँ से 2 लैम्डा z, और जब लैम्डा की रिस्पेक्ट से लूंगी तो लैम्डा सिर्फ यहीं पर इन्वॉल्व है, तो लैम्डा की रिस्पेक्ट से लैम्डा का डेरिवेटिव 1, तो मेरे पास ये वाला फंक्शन आ जाएगा। तो ये मेरे पास डेरिवेटिव्स आ गए, और आपको पता है सारे डेरिवेटिव्स को हमने 0 के इक्वल रखना होता है। यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू निकाली माइनस लैम्डा की। अब देखें ये जो तीनों आई हैं एफ एक्स, एफ वाई और एफ जी, तीनों की लेफ्ट हैंड साइड में माइनस लैम्डा है, तीनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी, तो हम राइट हैंड साइड्स को इक्वल रख के कंपेयर करेंगे और यहाँ से कोई भी वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालेंगे और यहाँ पे हम इसके अंदर पुट करेंगे ताकि हमारे पास फाइनल वैल्यू निकल आए। अब हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, फिर इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। मैंने इन दोनों को कंपेयर किए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे एक्स वाई हो गया माइनस वाई, यहाँ पे एक्स वाई -2x, एक्स वाई राइट लेफ्ट साइड पे आ गए, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वाई इक्वल टू -2x, माइनस माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू आ जाएगी 2x, यानी अब वाई क्या आ गया, एक्स की टर्म्स में आ गया। अब हमने क्या करना है, जी को भी एक्स की टर्म्स में ले आते हैं ताकि हम यहाँ पर जब पुट करें ना, वाई की जगह भी एक्स वाली टर्म है, जी की जगह भी एक्स वाली टर्म है, सारी एक्स वाली टर्म्स हो जाएंगी तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। अब जी को भी एक्स की टर्म में लेके आना है, इसलिए मैं जी वाली को भी एक्स के साथ कंपेयर करी, उस वाई के साथ कंपेयर नहीं करी, तो एक्स और जी वाली आपस में इनको कंपेयर करते हैं।
जब इनको कंपेयर करूंगी यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर एक्स सी लेफ्ट साइड पे आएगा, माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस इक्वल टू माइनस सी एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, तो जी भी एक्स सी टर्म्स में आ गया। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। इक्वेशन ए आपके पास ये थी, y की जगह 2x, z की जगह 3x, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर 9x का स्क्वायर हो जाएगा। तीनों टर्म्स एक्स स्क्वायर वाली हैं तो इनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर दूंगी, 9 + 4 + 1 14 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से 14 साइड पे डिवाइड होगा, x स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूंगी। अब पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करें क्योंकि वहाँ पे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया हुआ था। यहाँ पे हमने क्वाड्रेंट नहीं लिया हुआ, इसका मतलब प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज होंगी। अब x की दो वैल्यूज आई हैं तो z के अंदर जब x की दो वैल्यूज पुट करेंगे तो z की भी दो वैल्यूज आएंगी और y की भी दो वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पे हम पुट करें, जब x की वैल्यू 1/√14 होगी तो y की वैल्यू क्या बनेगी 2/√14 और z की वैल्यू क्या बनेगी 3/√14। और जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो साथ नेगेटिव साइंस आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स बने, पहला जब x y z की दो ये वैल्यूज होंगी और दूसरा जब x y और z की ये वाली वैल्यूज होंगी। तो पहले पॉइंट को p का नाम दे दिया, दूसरे को q का नाम दे दिया। अब मुझे इसमें से ये बताना है कि कौन सा नियरेस्ट पॉइंट है और कौन सा फारटेस्ट पॉइंट है, यानी कौन सा दूर वाला पॉइंट है और कौन सा करीब वाला पॉइंट है। तो ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं 1 2 3 के करीब होंगी और ये नेगेटिव वैल्यूज है 1 2 3 से दूर होंगी। तो हमें डायरेक्ट यहीं से बता देंगे कि P क्या है नियरेस्ट पॉइंट है और Q क्या है फारटेस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने एक वेक्टर फाइंड करके देना है जो कि इस ए बी वेक्टर, इस ए बी प्लेन के आप नॉर्मल हो। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, यानी ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर आपने एक वेक्टर फाइंड करके देना है। ए और बी आपको वेक्टर यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने ए और बी वेक्टर लिखे। अब मुझे एक वेक्टर ऐसा फाइंड करना है जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस ले लें तो उसके नतीजे में जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो उन दोनों वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हम ए और बी का क्रॉस लेने वाले हैं। क्रॉस हम कैसे लेते हैं, हम ये डिटरमिनेंट फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आई जे के कंपोनेंट्स लिखते हैं। पहले ए वेक्टर है तो पहले ए की कंपोनेंट्स लिखेंगे, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 1, तो 2 3 और 1 लिख दिया। देन बी वेक्टर है तो अब बी वेक्टर की कंपोनेंट्स जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो लिखेंगे, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे -1, यहाँ पर भी -1। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा बहुत दोबारा से बता देती हूँ। पहले हम आई वेक्टर में क्या करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, ये बच जाएंगे 3 -1 1 और -1 लिख लिया। फिर हमारे फॉर्मूला में जे का वेक्टर के साथ माइनस का साइन होता है, तो जे यूनिट वेक्टर के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। अब जे के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल, पीछे क्या रह गया 2 1 1 और -1 मैंने लिख लिए। प्लस के यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैंसिल, क्या रह जाता है 2 1 3 और -1। यहाँ पे अब डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं हम डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगी -3, दरमियाने माइनस लगाते हैं और फिर नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी -1 और जो डिटर्मिनेंट का दरमियाने माइनस होगा माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। माइनस से यहाँ पर भी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करूंगी -2, दरमियाने माइनस और नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करूंगी तो 1, प्लस यहाँ पे के यूनिट वेक्टर डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करूंगी -2, नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करूंगी 3, दरमियान में फॉर्मूला का माइनस, -3 + 1 -2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आई यूनिट वेक्टर। इस तरह यहाँ -3 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 जे यूनिट वेक्टर, यहाँ पे माइनस माइनस -5 बनेगा तो -5 के यूनिट वेक्टर। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया जो क्या है ए और बी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यानी नॉर्मल वेक्टर। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 के अंदर आपको इंटीग्रेशन का सामना है। क्वेश्चन 5 के अंदर आपको डबल इंटीग्रल दिया हुआ है। पहले आपको x का डिफरेंशियल लिखा हुआ है, इसका मतलब जो इनर मोस्ट लिमिट्स होंगी वो x की लिमिट्स होंगी 0 से 4 - y² तक। देन हमारे पास y का डिफरेंशियल लिखा हुआ है, इसका मतलब जो आउटर मोस्ट लिमिट्स होंगी वो y की लिमिट्स होंगी 0 से 2 तक। पहले x का डिफरेंशियल लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे पहले x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है। देन y का डिफरेंशियल लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे y की रिस्पेक्ट से बाद में इंटीग्रेशन करनी है। x की रिस्पेक्ट से देखें आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो सकेगी, तो हम पहले क्या करेंगे, ऑर्डर्स को चेंज कर लेंगे ताकि हमारे पास पहले y का डिफरेंशियल आ जाए, पहले हम y की इंटीग्रेशन कर लें देन x की करें। तो यहाँ पे देखें मैंने लिखा है कि इनर इंटीग्रल की x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे। y की लिमिट सी 0 से 2 तक और x की लिमिट सी 0 से 4 - y² तक। अब मैं क्या करूँगी, y वाली लिमिट्स को वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी ताकि वेरिएबल वाली लिमिट्स पहले आ जाती है ना तो वो पहले आ जाएँ, और x की लिमिट्स को कांस्टेंट में करूँगी ताकि वो बाद में चली जाए। यहाँ से मैं अब y की लिमिट्स निकालती हूँ वेरिएबल फॉर्म में। इस वेरिएबल फॉर्म को कांस्टेंट में लेके जाना है तो यहाँ से मैं लिमिट्स निकालूंगी। x और 4 - y² को इक्वल रखूंगी तो यहाँ से y की लिमिट आ जाएगी √4 - x, ये अपर लिमिट थी, तो यहाँ पे y की अपर लिमिट 2 की जगह आ जाएगी √4 - x। अब ये तो हो गई वेरिएबल फॉर्म में। अब x की लिमिट्स को करना है कांस्टेंट, x की लिमिट है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे। जब y की वैल्यू यहाँ से अपर लिमिट है तो यहाँ से अब लोअर लिमिट की वैल्यू उठाएंगे।
अपर लिमिट को चेंज करना हो तो यहाँ से लोअर लिमिट उठाते हैं। यहाँ पे लोअर लिमिट में y की वैल्यू क्या है 0, तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। 0 का स्क्वायर 0, 4 माइनस 0 आंसर 0। तो हमारे पास x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगी, 0 से लेकर 4 तक। ये आपने समझ लेना सही तरीके से कि आपने y की लिमिट्स को वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो y यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो इन दोनों को इक्वल रख के यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे और वो अपर लिमिट में पुट कर दोगे। देन आपने x की लिमिट्स को कांस्टेंट फॉर्म में लेकर जाना होगा, तो x की लिमिट वेरिएबल है। अपर लिमिट को चेंज करना है तो यहाँ पे y की जगह अपर लिमिट की जगह यहाँ पे y की जगह वैल्यू पुट करनी है। तो अपर लिमिट चेंज करनी है तो यहाँ से y की लोअर लिमिट की वैल्यू उठाएंगे। तो लोअर लिमिट की वैल्यू 0 है, यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर आएगा 0। तो ये x की लिमिट्स हो गई, ये y की लिमिट्स हो गई। अब y की लिमिट्स वेरिएबल फॉर्म में आ गई हैं, तो पहले हम y की लिमिट्स पुट करेंगे, देन हम x की लिमिट्स को पुट करेंगे। तो पहले y का डिफरेंशियल आएगा, देन x का आएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको i का नाम भी दे लिया और साथ में मैंने लिमिट्स पुट कर लिया। पहले y का डिफरेंशियल है, इसका मतलब पहले y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होगी। तो यहाँ y का एक ही ये फंक्शन इन्वॉल्व है, y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से 1 प्रेजेंट है, तो इस पे लग जाएगा पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है, पावर में ऐड करें और वही पावर डिनोमिनेटर में, तो इसकी पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 और वही 2 डिनोमिनेटर में। साथ ही y की लिमिट्स आ जाएंगी 0 से लेकर स्क्वायर रूट 4 माइनस x तक। अब इंटीग्रेशन करने के बाद हम लिमिट्स पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको ले जाएंगे इंटीग्रल से बाय, ये फंक्शन एज इट इज। यहाँ पे y की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, उसका स्क्वायर, माइनस पे लोअर लिमिट 0 है तो 0 का स्क्वायर साथ डिफरेंशियल dx। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, 4 माइनस एक्स रह जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। नेक्स्ट क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अंदर क्या रह जाएगा e पावर 2x साथ में डिफरेंशियल dx। अब मुझे करनी है x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन, तो एक्सपोनेंट की पावर में x इन्वॉल्व है। एक्सपोनेंट की इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं, अगर एक्सपोनेंट की पावर में जो चीज़ मौजूद है, जो पावर है एक्सपोनेंट की, उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो एक्सपोनेंट की इंटीग्रेशन वो खुद ही आ जाता है। तो इसकी पावर में क्या है 2x, 2x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या आएगा 2। तो हमारे पास 2 मौजूद नहीं है, तो हम 2 से खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे। 2 से मल्टीप्लाई कराए और यहाँ डिवाइड कराएंगे तो 4 बन जाएगा। अब डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो एक्सपोनेंट की इंटीग्रेशन वो खुद ही, मैंने आपको बताया, खुद ही आ जाएगा, तो e पावर 2x खुद ही आ जाएगा, साथ लिमिट 0 से लेकर 4 तक। अब x की जगह लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले x की जगह 4 फिर x की जगह 0, तो 2 4 जार 8, यहाँ पे 2 0 जार 0। किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर देता है 1, तो हमारे पास ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गई है, e पावर 8 माइनस 1/4। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पास पेपर का, शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका डेफिनेशंस पर कंसिस्ट कर रहा है। यहाँ पे आपको टर्म्स दी हुई हैं, आपने उनको डिफाइन करना है। तो आपके पास बेसिकली यहाँ 5 टर्म्स दी हुई हैं, आर्क लेंथ, कर्वेचर, बायनॉर्मल, टॉरियन एंड कलर ऑफ वेक्टर फील्ड। ये आपने 5 डेफिनेशंस हैं, इनको लिखना है। सबसे पहले आती है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होती है, किसी भी कर्व की लेंथ, यानी एक आपके पास आर्क है या ये कर्व है, इसका ये पॉइंट होगा, एक पॉइंट, इसको ए कंसीडर करने, इस पॉइंट को आप कंसीडर करने भी, तो इसकी लेंथ फाइंड करना आर्क लेंथ कहलाता है। इसकी लेंथ हम किस तरह से फाइंड करते हैं, तो ये आप पहले मैथमेटिकल फॉर्म देख लें, उसके बाद हम डेफिनेशन को देखते हैं। कोई भी वेक्टर है, जो भी आपने वेक्टर लिया है, कर्व का वेक्टर, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट करने से अब आपके पास आर्क लेंथ आ जाएगी। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट करने से आपके पास आर्क लेंथ आ जाएगी। जो आपको लिमिट्स दी हुई है, ये आर्क की स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट है, यानी ये ए और ये बी। तो आर्क लेंथ क्या है, एक डिस्टेंस मेजर करना है अलोंग द कर्व बिटवीन पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान में। यहाँ पे आप 2 लिख लो, बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान में अपने फाइंड करना है। आपको यहाँ पे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे के फार्मूला यहाँ पे बनाया। फार्मूला किस तरह से बनाया है कि अगर एक कर्व है उसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, आपके पास पोजीशन वेक्टर होता है ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस जी इंटू के यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हम इसकी डिपेंडेंस टी पर ले के आ रहे हैं, तो यहाँ पे साथ टी आ गया और हमने लिमिट्स ले ली कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए और अपर पॉइंट यानी अपर लिमिट हमने ले ली बी, टी की लिमिट्स ए लेकर बी तक होंगी। तो हमारे पास आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, आर्क लेंथ को ऐसे डिनोट करते हैं, लिमिट ए से लेकर बी तक, और जो आपका वेक्टर होगा कर्व का वेक्टर, उसके मैग्नीट्यूड को आपने इंटीग्रेट कर लेना है, तो आपके पास आर्क लेंथ आ जाएगी। देन आपके पास है डेफिनेशन कर्वेचर की। कर्वेचर क्या होता है, डायरेक्शन में चेंज, किसकी डायरेक्शन में, टेंजेंट की डायरेक्शन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, उसको हम कहते हैं कर्वेचर। टेंजेंट की डायरेक्शन में डी मतलब चेंज, किसकी रिस्पेक्ट से, आर्क लेंथ की रिस्पेक्ट से। आर्क लेंथ हमने अभी देखा एस को से डिनोट करते हैं, तो आर्क लेंथ के अंदर चेंज हमारे पास कहता है कर्वेचर। टेंजेंट आपके पास क्या होता है, कोई भी ऐसी लाइन जो एक सरफेस को एक पॉइंट से टच करके गुजरे। जैसे आपके पास सर्कल है, ये आपकी इस पॉइंट से टच करके ये लाइन गुजरी है, तो ये टेंजेंट लाइन है। तो टेंजेंट की डायरेक्शन में चेंज आर की रिस्पेक्ट से, तो आपके पास ये फॉर्मूला है और इसको हम कहते हैं कर्वेचर। देन आपके पास है बाय नॉर्मल। बाय नॉर्मल क्या है, एक वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है जो क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, किससे, टेंजेंट लाइन से और नॉर्मल लाइन से,
उसको हम कहते हैं बायनॉर्मल वेक्टर, और इसको हम बी से डिनोट करते हैं और ऊपर वेक्टर का साइन, क्योंकि ये वेक्टर होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है टॉरियन। टॉरियन क्या है? जैसे आपने कर्वेचर में पढ़ा, टेंजेंट की डायरेक्शन में चेंज आर्क लेंथ की रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे टेंजेंट की जगह बायनॉर्मल लिख देना कि बायनॉर्मल की डायरेक्शन में चेंज आर्क लेंथ की रिस्पेक्ट से, उसको टॉरियन कहते हैं। और टॉरियन को हम डिनोट करते हैं टाउ से। जैसे फिजिक्स के अंदर आप टॉर्क के लिए टाउ का यूनिट ये इस्तेमाल करते हैं ना, टाउ, तो इसको टॉरियन को हम टाउ से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर किसका चेंज है? बायनॉर्मल के अंदर चेंज, बायनॉर्मल को बी के रिप्रेजेंट करते हैं तो डी बी, और किसकी रिस्पेक्ट से चेंज आ रहा है? आर्क लेंथ की रिस्पेक्ट से, तो आर्क लेंथ को एस से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे डी एस आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास लास्ट डेफिनेशन है कर्ल की। कर्ल क्या होता है? हमने यहाँ पे पहले एक वी वेक्टर लिया जिसकी डिपेंडेंस 3 वेरिएबल्स पर थी, ठीक है, तो वो आ गया v1 आई यूनिट वेक्टर प्लस v2 जे यूनिट वेक्टर प्लस v3 के यूनिट वेक्टर। आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी वेक्टर लो। उस वेक्टर का अगर आप ग्रेडियंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो वो आपके पास कर्ल हो जाएगा। वी वेक्टर जो कि डिफरेंशिएबल हो, तो कर्ल ऑफ वी वेक्टर क्या होगा? ग्रेडियंट। इस उल्टी ट्रायंगल को हम कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का क्रॉस प्रोडक्ट लें वी वेक्टर के साथ तो आपके पास कर्ल आ जाएगा। मैं आपको लेके भी दिखा देती हूँ। ग्रेडियंट हमारे पास होता है पार्शियल और पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल और पार्शियल वाई इंटू पार्शियल और पार्शियल जी, यानी जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उसका एक्स वाई और जी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट लेने हैं, मैंने अभी आपको पिछले शॉर्ट क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट लेने का तरीका बताया है। हम आई जे के यूनिट वेक्टर लिखने हैं, पहले ग्रेडियंट है तो पहले ग्रेडियंट के आई जे और के कंपोनेंट्स। आई कंपोनेंट है पार्शियल और पार्शियल एक्स, जे कंपोनेंट है पार्शियल और पार्शियल वाई, और के कंपोनेंट है पार्शियल और पार्शियल जी। देन वी वेक्टर के हमारे पास आई कंपोनेंट है v1, जे कंपोनेंट है v2 और के कंपोनेंट है v3, तो हमने यहाँ पे पुट कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? आई कंपोनेंट में क्या होता है? फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, और इनका आपस में ले लेते हैं डिटर्मिनेंट, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पार्शियल v3 और पार्शियल y दरमियाने माइनस, और ये जो नॉन डायगोनल्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। माइनस जे यूनिट वेक्टर माइनस फार्मूला का माइनस है। देन जे के लिए क्या होता है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल, ये डायगोनल्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दरमियाने माइनस, और नॉन डायगोनल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। प्लस के यूनिट वेक्टर में क्या होता है? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैंसिल, ये डायगोनल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दरमियाने माइनस, और नॉन डायगोनल्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कर्ल हम इस तरह से फाइंड करते हैं, और कर्ल होता क्या है? ग्रेडियंट के साथ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना। तो ये आपके इस पार्ट 1 के अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है कम्प्लीटली डिटेल में। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, और वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा सा वेट करें, नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।